आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं सुमन प्रसाद फ्रॉम एपेक्स यूनिवर्सिटी BNYS की स्टूडेंट। आज मैं आपको लोअर बैक पेन के कारण, लक्षण व उपचार के बारे में बताऊंगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोअर बैक पेन न सिर्फ बढ़ती उम्र वालों को बल्कि आजकल के जितने मैक्सिमम यंग्स हैं उनमें, और खासकर जो महिलाएं घर में काम करती हैं, भारी सामान उठाती हैं, उनमें यह दर्द कॉमन हो चुका है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्यूट पेन, दूसरा होता है क्रॉनिक पेन। एक्यूट पेन वह पेन है जिसमें आपको आपके लोअर बैक में दर्द एक सप्ताह से दूसरे सप्ताह तक बना रहता है। लेकिन क्रॉनिक पेन वह पेन है जो 3 सप्ताह से लेकर 6 महीना और कभी कभी सालों साल तक ही आपको बना रहता है अगर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो। इसमें आपको आपके लोअर बैक में एक तरह का दर्द, जकड़न व तनाव जैसा महसूस होता है। इसके कारण इस तरह से यह कॉमन कारण है, जैसे कि आपका बहुत देर तक झुके रहना या बहुत देर तक खड़े रहना, या आपका गलत पोस्चर में बैठे रहना, या फिर आपका भारी सामान उठाना, इवन आपके जो शरीर का वेट है, बॉडी वेट, उस वजह से भी आपको लोअर बैक पेन होता है। इसमें आपको आपकी रीढ़ की हड्डी जो होती है वो कमजोर हो जाती है, उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। कभी कभार देखा गया है कि डिप्रेशन, टेंशन की वजह से भी आपको लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम आती है। कभी कभी इसमें तरल पदार्थ जो होता है, आपकी रीढ़ की हड्डी में जो तरल पदार्थ पाया जाता है, जो ऑयल पाया जाता है, वो खत्म हो जाता है। इस वजह से भी आपको ये पेन होता है। इसका मेन रीजन है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपके जो वर्टिब्रा होते हैं उनके बीच कार्टिलेज पाया जाता है। वह जब डैमेज हो जाता है तब आपको ये पेन होता है। यह कॉमन रीजन है बैक पेन का। इसमें आपको सीढ़ी चढ़ने, भारी सामान उठाने, बहुत देर तक खड़े रहने में दिक्कत आती है। इसे आप MRI के थ्रू भी चेक करवा सकते हैं। दूसरा रीजन है कंप्रेस्ड फ्रैक्चर। कंप्रेस्ड फ्रैक्चर में जो आपके वर्टिब्रा होते हैं वो आपस में कोलैप्स हो जाने की वजह से फ्रैक्चर हो जाते हैं। ये खासकर पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में पाया जाता है। जैसा इसमें जब आप छींकते भी हैं तो एक जो फोर्स लगता है वर्टिब्रा पे, वो कोलैप्स हो जाते हैं। तो उस वजह से आपको एक सीवियर पेन होता है। यह एक ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट से गुजरने वाले इंसान को खासकर हो सकता है। तीसरा होता है इन्फ्लेमेशन इन स्पाइन। आपका जो स्पाइन है उसमें जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तब आपको ये पेन होता है। ये एक हेरिडिटरी डिजीज है जो खासकर मेंस में पाया जाता है। होता है आपका स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क में आपको जब आप किसी चीज से एक्सीडेंट होते हैं या फिसल जाते हैं तब आपके जो वर्टिब्रास होते हैं उनमें गैप आ जाता है। वो आपस में जो जुड़े होते हैं वो जब खिसक जाते हैं या डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वहाँ की जो नसें होती हैं वो तक दब जाती हैं या स्लिप हो जाती हैं अपनी जगह से, तब आपको ये प्रॉब्लम होती है। आइए मैं आपको इसके लक्षण के बारे में बताती हूँ। इसके लक्षण हैं जैसे आप कभी भारी सामान उठाते हैं या बहुत देर तक खड़े रहते हैं या सीढ़ी चढ़ रहे हैं या फिर बहुत देर तक झुक के जब स्टैंड होते हैं वापस खड़े होते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। ना आप इसमें फर्श पे सीधा नहीं बैठ पाते, आप इवन बेड पे भी सीधा सो नहीं पाते हैं। आइए अब मैं आपको इसके उपचार के बारे में बताती हूँ। तो योगा स्टार्ट करने से पहले लूजनिंग एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इस लूजनिंग एक्सरसाइज से आपके बॉडी में जितने भी मसल्स होते हैं, आपके कंधों में, आपके हाथ में, आपके लेग्स में, आपकी कमर में, वो ओपन अप हो जाती हैं और लूज हो जाती हैं, जो बहुत ही दिनों से या बहुत टाइम से जकड़ी हुई रहती हैं। साथ ही साथ आपकी जितनी भी नसें हैं वो भी ओपन अप हो जाती हैं, वह लूज हो जाती हैं, जिस वजह से आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होने लगता है और इससे आपको कोई भी योगा, कोई भी आसन करने से में आसानी होती है और इसे करने से आपको एक इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। योग हमेशा एक अच्छे, साफ सुथरे और नेचुरल इन्वायरमेंट में करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो दिमाग है, आपकी जो बॉडी है वो शांत होती है। आपका मन जो होता है, जो बहुत ही चंचल होता है, उसे शांति मिलती है, वो रिलैक्स हो जाता है और इससे आपको हायर सोल से कनेक्ट करने का भी मौका मिलता है। योग हमेशा एक कारपेट या मैट पे करना चाहिए, क्योंकि मैट पे करने से आपके जो शरीर में पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है योग के थ्रू, वो डायरेक्ट पास नहीं होती है फ्लोर में और आपके बॉडी में रिस्टोर हो जाती है। आज जो मैं आपको लोअर बैक पेन का योग बताने जा रही हूँ, उसे करने से पहले मैं आपको उसे कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बताती हूँ। जैसे कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती है उन्हें
क्योंकि इससे उन्हें आने वाले समय में इवन शुरुआत में ही प्रॉब्लम हो सकती है। और जो माइग्रेन से पीड़ित हैं, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या जो कभी सर्जरी करवाए हैं, जिन्हें कोई इंजरी हुई है, उन्हें भी यह आसन नहीं करना चाहिए। और आज जो मैं आपको कमर दर्द के लिए योग बताने जा रही हूँ, उसे करने से आपका बॉडी फ्लेक्सिबल होगा, आपकी जो कमर में प्रॉब्लम है दर्द की वो ठीक होगी, आपका जो रीढ़ का हड्डी है वो मजबूत होगा, आपके कमर की मालिश होगी, आपके हिप बोन, आपकी थाइज, आपका स्पाइनल, उसकी मसाज होगी, वहाँ की मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी, और आपका जो किडनी है, लीवर है, वो भी बैलेंस होगा, और साथ ही साथ आपकी पूरी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी। और यह योग आसन आपको सांस के साथ करना है। सांस के इनहेल व एक्सहेल का तरीका इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इससे आपके बॉडी को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और आपको इसका बेनिफिट मिलता है। यह योग आसन आपको हमेशा खाली पेट में करना है, अदरवाइज आपको वोमिटिंग, आपके फेफड़ों में पानी का भर जाना, पेट दर्द, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी आ सकती है। लूजनी एक्सरसाइज के बाद पहला है मरकट आसन। यह 3 तरह से होते हैं। सबसे पहले आप अपनी पीठ के बल लेट जाएं, अपने दोनों घुटने व दोनों एड़ी को अपने कूल्हे के पास लें और हाथ को फैलाकर अपनी बॉडी के साथ टी शेप बना लें। अब सांस छोड़ते हुए अपने राइट साइड में अपने दोनों घुटने व दोनों एड़ी को मिलाते हुए झुकाएं। आपकी बॉडी जितना अलाउ करती है उतना ही अपनी घुटने व एड़ी को ले जाएं और आपका फेस अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। दूसरे में आपका अपने पैरों के बीच में थोड़े से इंचेस में गैप लाना है। अब सांस छोड़ते हुए अपने पैर को लेफ्ट की ओर झुकाना है और आपके दाएं पैर के घुटने को बाएं पैर के एड़ी पे रखना है। वैसे ही आपको दाएं पैर से भी करना है। आपका फेस अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तीसरे टाइप में आपको अपने पैर से कैची बनाना है। आपको अपने पैर को क्रॉस करना है और फिर अगेन अपने हाथों को फैलाकर आपको सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड अपने पैर को ले जाना है और घुटने को फ्लोर पे टच करने की कोशिश करना है। इसे आप अपोजिट पैर से भी करें। सांसों का हमेशा ध्यान रखें। आपकी बॉडी जितना अलाउ करेगी उतना ही आप इसे करें। फेस आपका अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। यह है बो पोज, इसे हम धनुरासन के नाम से भी जानते हैं। इसमें आप अपने पेट के बल लेट जाएं और अपने दोनों घुटने को मोड़ते हुए अपने कूल्हे मतलब हिप के पास लाने की कोशिश करें और अपने दोनों हथेलियों से एंकल्स को पकड़ने की कोशिश करें। और अब सांस भरते हुए अपने फेस, चिन, चेस्ट को और अपने दोनों घुटने को खींचते हुए अप साइड पे उठाने की कोशिश करें। यहाँ पे आप 15 से 20 सेकंड तक होल्ड करें। अब सांस छोड़ते हुए वापस आएं और अपने दोनों एंकल्स को हथेलियों से फ्री करते हुए रिलैक्स हो जाएं। तीसरा है मार्जरी आसन। इसे हम कैट एंड काउ पोज नाम से भी जानते हैं। इसमें सबसे पहले आप वज्र आसन में बैठ जाएं। फिर अपने दोनों हाथों को सामने की ओर ले जाते हुए अपने दोनों शोल्डर के इक्वल में लाएं और फर्श पर घुटने से 1 मीटर की दूरी पर रखें। अब अपने दोनों घुटने व एंकल में कुछ इंचेस के गैप लें। अब सांस भरते हुए फेस अप करें और कमर को बैक को अपने नीचे की ओर प्रेस करें और अब सांस छोड़ते हुए अपने चिन को चेस्ट में टच करने की कोशिश करें और अपनी पीठ को ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करें और अब वापस वज्र आसन में बैठ जाएं।
चौथा है आपका उत्तान पादासन, द रेज्ड लेग पोज। इसमें आप अपने पीठ के बल लेट जाएं, फिर सांस भरते हुए अपने दोनों घुटने को मिलाते हुए आगे लेग्स को 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री पर ले जाएं। याद रखें आपको हर एक एंगल पर 5 सेकंड तक होल्ड करना है। फिर आप सांस छोड़ते हुए आगे 60 डिग्री एंड देन 30 डिग्री फिर पूरी तरह से अपने लेग्स को फ्लोर पे रखते हुए रिलैक्स हो जाए। पांचवा है आपका पानासना, नी टू चेस्ट पोज। इसमें आप अपने पीठ के बल लेट जाएं, फिर अपने दोनों घुटने को फोल्ड करते हुए अपने एंकल्स को हिप के पास लाएं। अब सांस भरते हुए अपने नीज को चेस्ट की ओर ले जाएं और अपने दोनों हाथों से नीज को अपने चेस्ट की ओर प्रेस करते हुए 5 to 10 सेकेंड होल्ड करें। अब आप सांस छोड़ते हुए अपने दोनों लेग्स को वापस फ्लोर पे रखें और अपने दोनों हाथों को अपने हिप के साइड पे रखें और रिलैक्स हो जाएं। 6th वन इज स्फिंक्स पोज। इसे हम सालंब भुजंग आसन के नाम से भी जानते हैं। इसमें आप अपने पेट के बल लेट जाएं, फिर अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपने शोल्डर के नीचे लाएं। अब सांस भरते हुए अपने फेस, चिन, चेस्ट को नाभि तक ऊपर उठाएं। यहाँ पे आप 5 to 10 सेकेंड होल्ड करें, फिर सांस छोड़ते हुए वापस अपने हाथों को अपने खुले के साइड पे रखते हुए रिलैक्स हो जाएं। याद रखें आपको हर एक आसन बहुत ही आराम से करना है और यह आसन आपको 5 to 10 टाइम्स करना है और हर एक आसन के बीच में 10 to 15 सेकेंड का गैप जरूर लें। सेवेंथ वन इज उत्तानासना, स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड। इसमें आप सीधा खड़े हो जाएं, फिर सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेट ले जाएं और सांस छोड़ते हुए कमर से अपने बॉडी को फोल्ड करते हुए वापस नीचे की ओर आए और अपने पैर की उंगलियों को टच करने की कोशिश करें। अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो आपका हेड आपके घुटने को टच करेगा। अगर नहीं है तो धीरे धीरे डे बाय डे प्रैक्टिस करने से आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना ही आप अपनी बॉडी को फोल्ड करें। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। नाउ नेक्स्ट वन इज त्रिकोणासन, जिसे हम ट्रायंगल पोज के नाम से भी जानते हैं। इसे करने के लिए आप सीधा खड़े हो जाएं, फिर अपने पैरों के बीच कम से कम 1 मीटर का गैप लाएं। अब आप सांस भरते हुए अपने दाएं हाथ को ऊपर की ओर अपने कान के बगल से लगाएं और सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड बैंड हो और अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एंगल को टच करने की कोशिश करें। यहाँ पे आप 5 to 10 सेकेंड होल्ड करें। इसे आप अपने नेक्स्ट हैंड मींस अपोजिट हैंड से भी करें। याद रखें, जब भी आप किसी एक
पोजीशन या पोज में जब आ जाते हैं तब आप वहाँ पे हल्की हल्की सांस ले सकते हैं व छोड़ सकते हैं। इस ट्रायंगल पोज में आपको अपना बैक स्ट्रेट रखना है, ना कि फॉरवर्ड की ओर बेंड करना है। त्रिकोण आसन का दूसरा प्रकार है जिसमें आपको अपने दोनों पैर फॉरवर्ड फेस करना है। फिर आपको अपने राइट पैर को साइड फेस करते हुए कम से कम 1 मीटर के गैप पे रखना है और सांस लेते हुए अपने दोनों हाथ को अपवर्ड फेस करते हुए अपने दोनों शोल्डर के साइड में लाना है। और अब सांस छोड़ते हुए राइट साइड बेंड होते हुए अपने राइट हैंड से राइट एंगल को पकड़ना है और लेफ्ट हैंड को अपने आंखों से देखना है ताकि आपका फेस अप साइड रहे। इसे आप अपने अपोजिट लेग से भी करें। इससे आपका बैक स्ट्रेट होता है, कमर की तकलीफ ठीक होती है, लेग्स में स्ट्रेच आता है, आपकी नसें ठीक होती हैं। याद रखें, जबरदस्ती किसी भी योग आसन को ना करें। This one is पश्चिमोत्तानासन। यह उत्तानासन की तरह ही है, but this is seated forward bend। इसे करने के लिए आप सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं। फिर अपने दोनों लेग्स को स्ट्रेट रखें और सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे की ओर बेंड करें और अपने पैर की उंगलियों को पकड़ने की कोशिश करें। अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो आप एंकल तक पकड़ सकते हैं और आपका हेड नी को टच कर सकता है। फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। इस आसन को आप डायरेक्ट पैर की उंगलियों को पकड़ के भी कर सकते हैं। याद रखें, यहाँ पे आप 5 to 10 सेकेंड होल्ड जरूर करें। अब हम गरुड़ आसन करेंगे, जिसे हम ईगल पोज के नाम से भी जानते हैं। इसे करने के लिए आप सीधा खड़े हो जाएं, फिर अपने लेफ्ट लेग पे राइट लेग से क्रॉस करें और लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड से क्रॉस करते हुए अपने हेड के सेंटर पे फोकस करें। दूसरे पैर से भी आपको इसी तरह यह आसन करना है। इससे आपका IQ लेवल, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कमर दर्द की प्रॉब्लम सभी चीज ठीक होती है। आपका फोकस बढ़ता है। अगर आपको यह आसन करने में तकलीफ हो रही है तो आप अपने घुटने को थोड़ा फोल्ड भी कर सकते हैं। आपको यह आसन 5 to 10 सेकेंड होल्ड करना है एक पोस्चर में आने के बाद। वह आपका अंजनीय पोज, जिसे हम क्रिसेंट पोज या लो लंज पोज के नाम से भी जानते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले आप वज्र आसन में बैठ जाएं, फिर अपने दोनों घुटनों के सहारे स्टैंड हो जाएं। अब अपने राइट लेग को सामने की ओर लाते हुए, फ्रंट की ओर लाते हुए लेफ्ट लेग के घुटने से
राइट लेग के एंकल के बीच कम से कम 1 मीटर का गैप बनाएं और अब सांस भरते हुए अपने हाथ को और अपने बैक को बैकवर्ड बेंड करें। जितना आपकी बॉडी अलाउ करे उतना आप स्ट्रेच अपने थाइस पे, अपने कमर पे दें। फिर सांस भरते हुए वापस आ जाए। इसी तरह आप इसे अपने लेफ्ट लेग से भी करें। अपने दाएं लेग के घुटने और लेफ्ट लेग के एंकल के बीच कम से कम 1 मीटर का गैप रखें। फिर सांस भरते हुए बैकवर्ड बेंड। यहाँ पे आप 15 to 20 सेकेंड होल्ड करें और देन सांस छोड़ते हुए वापस अपने वज्र आसन की पोजीशन में आ जाए और रिलैक्स हो जाए।